गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी आगे वीडियो आएंगे उनमें भी हम हिंदी का सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 3, अतीत में दबे पाँव। इसकी हमने आपको समरी पढ़ा दी है और प्रश्नोत्तर इसको जल्दी से आपको रीड करवा देते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके जो लेखक हैं वो हैं ओम थानवी। इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था क्योंकि इसकी खुदाई में जो प्रमाण सामने आए हैं वे जीवन की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्यवर्धक सड़कों, गलियों, घरों का निर्माण, सुनियोजित नगर के रूप में है। यहाँ की जल व्यवस्था में भी कुंड व कुएं व्यवस्थित ढंग से गंदे पानी के मिलने से बचाने के लिए ईंट की चौड़ी दीवारें, बंद नालियाँ सब एक संपन्न नगर की तरह बनी हुई थीं। जीवन व्यापन के लिए खेती के काम के औजार, कामगारों के औजार, वास्तुकला, बर्तनों, मोहरों, आभूषणों पर चित्रकारी सब आवश्यकता के अनुरूप थे, ना कि दिखावे के रूप में। यहाँ तक कि नरेश का जो मुकुट था वो भी सबसे छोटी आकृति का, वह नाव भी सबसे छोटे आकार की थी। यहाँ के समाज की एक रूपता इनके मकानों के आकार और कमरों की समान संख्या से प्रमाणित होते हैं। जल निकासी का सुनियोजित व्यवस्था की गई थी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष प्रभावी रही है। यहाँ के अन्न भंडार, बैलगाड़ियाँ आदि इस बात को प्रभावित करते हैं कि यह सर्व साधन संपन्न थी, लेकिन दिखावा, आडंबर, भव्यता नहीं थी। इसका सेकंड आंसर देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध और राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? अथवा सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं। जो नगर नियोजन बना था वो ही अकेला नहीं, इसमें क्या था, इसमें वास्तुकला भी थी और कला के प्रति इनका ज़्यादा इनको रुचि थी। धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृगभाण, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जहाँ आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता दिखाई देती है। अतः सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। थर्ड नंबर, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? उत्तर: सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी, क्योंकि अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो थे पर हथियार कोई नहीं था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे कि राजतंत्र में होते हैं। यहाँ शासन और सामाजिक प्रबंध में अनुशासन था पर ताकत के बल पर नहीं था। दूसरी जगह पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं, किंतु यहाँ ना भव्य राजप्रसाद मिले, ना मंदिर, ना राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। यहाँ के जो नरेश हैं उनका मुकुट व नाव भी बनावट में अन्य देशों के आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं। 4 नंबर, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन
उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? अथवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता थी कैसे? पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। उत्तर: यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय है कि हम इतिहास के पहले की सभ्यता, जब दुनिया के अन्य देशों में ज्ञान, तकनीकी, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकारी, औजार व पहिए के निर्माण की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे भी पहले की यह सभ्यता है। यहाँ उपरोक्त वर्णित ज्ञान, तकनीकी, कला के प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। अर्थात यह दुनिया की अन्य सभ्यताओं में से भी पहले की सबसे प्राचीन व साधन संपन्न, विकसित, सुसंस्कृति थी। उस समय की नगर योजना, जल संस्कृति, खेती, शिल्प, वास्तु, चित्रकारी आदि कलाओं का प्रयोग आज की संस्कृति में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, टूटे फूटे खंडरों, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं इसका। टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होता है, क्योंकि किसी भी अतीत के पांव में दबी हुई सभ्यता की जानकारी उसके टूटे फूटे खंडरों, धरातल की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही मिलती है। उन खंडरों की दीवारों पर टिककर हम उसकी वास्तुकला द्वारा उसकी प्राचीनतम संस्कृति का आकलन कर सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध, शहर के सुनसान मार्ग पर बैलगाड़ी की रुंझुन, मिट्टी के रंग से उस काल के बर्तनों व मूर्ति की जानकारी, पहियों द्वारा विकास का क्रम आदि जान सकते हैं। कई नगर योजनाएं ऐसी भी हैं जो तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी खड़ी दिखाई पड़ती हैं, मानो कल की ही बात हो। लोग निकल गए, वक्त रह गया, शायद लोग शाम तक लौट आने वाले हों। ये ऐसे दस्तावेज हैं जो उस सभ्यता और संस्कृति के प्रत्यक्षदर्शी बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है, तर्क दें। उत्तर: नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? निश्चित रूप से इसे जल संस्कृति कहना उचित है, क्योंकि अब हम पॉइंट में बता रहे हैं। नंबर 1, यहाँ सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण संपूर्ण जल स्रोत, कुएं, कुंड आदि भूतल द्वारा नदी से जुड़ी थी। यहाँ 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा महाकुंड था, जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोगी था। नंबर 3, कुंड का शुद्ध पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना मिल पाए, इसके लिए पक्की ईंटों की दीवार थी जो चूने और चिरोड़ी के गाढ़े से बनी हुई थी। नंबर 4, कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए दोहरे घेरे वाला कुंड है, जो कुआं है। 5, पानी निकासी की नलियाँ ईंटों से ढकी हुई थी। जो पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी थी, वो ईंट से ढकी हुई थी, उन्हें खुला हुआ नहीं रखा हुआ था। अब और भी इसके जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अतीत में दबे पाँव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है
जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। इस महाकुंड की लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर दिशा में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। इस महाकुंड के बारे में लेखक लिखता है, यह वह अनुष्ठानिक महाकुंभ भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। कुंड के तीनों तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। कुंड वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस कुंड में खास जो बात है वो यह है कि पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है। इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसमें भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण पाया गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ही ढकी भी हैं। नंबर 2 प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड नहीं मिले हैं। यहाँ पर मिली राजा की मूर्ति पर मुकुट है, उसका आकार बहुत छोटा है। यहाँ की मिली नावें बहुत छोटे आकार की हैं। नंबर 3 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए, या सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला के विषय में लेखक लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा है। वास्तुकला या नगर नियोजन की ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उस पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों पर लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। शायद इसलिए यहाँ आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। यहाँ के लोग सुइयों से कसीदेकारी का काम करते थे और सुए से दरियाँ बुनते थे। नर्तकी व दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति इतनी उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। प्रश्न नंबर 4, कैसे कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर ताम्रकाल के शहर में से सबसे बड़ा और उत्कृष्ट है? उत्तर, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय यहाँ नगर योजना, मकान, खेती, कला, औजार आदि के अवशेष मिले हैं। इनके आधार पर ही एक धारणा बनाई गई है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। अनुमान लगाए गए कि यहाँ की नगर योजना आज की शहरी योजना से अधिक विकसित थी। यहाँ पर भूमि नहीं थी, कृषि उन्नत दशा में थी, पशुपालन व व्यापार भी विकसित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट था। प्रश्न नंबर 5, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अतीत के दबे पांव लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते हुए या देखते समय हुए थे। इस पाठ में अतीत अर्थात भूतकाल में बसे सुंदर सुनियोजित नगर में प्रवेश कर लेखक वहाँ की एक एक चीज़ से अपना परिचय बढ़ाता है। उस सभ्यता के अतीत में झांक कर वहाँ के निवासियों और
क्रियाकलापों को अनुभव करता है। वहाँ की एक एक स्थूल चीज़ों से मुखातिब होता हुआ लेखक चकित रह जाता है। वे लोग कैसे रहते थे, यह अनुमान आश्चर्यजनक था। वहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, सभागार, अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है कि जैसे अब भी वे लोग यहाँ हैं। उसे सड़क पर जाती बैलगाड़ियों से रुनझुन की ध्वनि सुनाई देती है। किसी खंडर में प्रवेश करते समय उसे अतीत के निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। रसोई घर की खिड़की से झांकने पर उसे वहाँ पक रहे भोजन की गंध भी आती है। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट ना हुई होती तो वे ये पांव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप की महाशक्ति बन चुका होता। मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे सुनियोजित पांव अतीत में ही दबकर रह गए। इसलिए अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णता सार्थक और सटीक है। प्रश्न नंबर 6, अतीत में दबे पांव। अध्याय के आधार पर पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या दृश्य देख सकते हैं, कहीं 4 दृश्यों का परिचय देकर लिखिए। अतीत में दबे पांव अध्याय में पर्यटक मोहनजोदड़ो में निम्न दृश्यों को देख सकते हैं। नंबर 1, बौद्ध स्तूप। नंबर 2, प्रसिद्ध जलकुंड। नंबर 3, नगर नियोजन। नंबर 4, जल निकासी। नंबर 5, मूर्तियाँ। इसका सेवियर आंसर और लास्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थीं। मोहनजोदड़ो के में सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ भाग होता था, यानी पिछला भाग होता था। घर के सामने की दीवार में मुख्य द्वार होता था। कोई खिड़की नहीं होती थी सामने की दीवार पर। खिड़कियां शायद दूसरी मंजिल पर हों, यह अनुमान लगाया गया है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ जो कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां जरूर होती थीं। घर छोटे बड़े दोनों प्रकार के होते थे और एक कतार में बने थे। इनकी वास्तु शैली लगभग एक सी थी। मुखिया का घर 2 आंगन वाला होता था। यहाँ के घर राजस्थान के जैसलमेर के घरों जैसे होते थे। तो बच्चों, आज हमने ये लेसन अपना कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारी किताब थी जो बेतान 2, इसके ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।